हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, यहाँ पर हम एक और थ्योरी कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको कैपिटलाइजेशन का मतलब बता चुकी हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको क्या समझ में आया था? आपको ये समझ में आया था कि एक तरीके से देखा जाए तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जो भी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि कैपिटलाइजेशन में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, फ्री रिजर्व सब कुछ आ जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितना भी है कैपिटलाइजेशन में, जितना भी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कंपनीज में, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म लोन जो परमानेंट है, ठीक है, मतलब कि डिबेंचर्स, अगर आपके इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उसको आप कैपिटलाइजेशन कहते हो। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर था ऑलरेडी। तो यहाँ पर एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: नॉर्मल, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। राइट, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की। ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो एक बात बताओ, जरूरत से ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड कर देना, ठीक है, जितनी कैपिटल ज़रूरत है उससे ज़्यादा कंपनी में अगर आप कैपिटल लगा देते हो तो वो क्या कहलाएगा? ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी केवल 10 करोड़ की, ठीक है, बट यू इन्वेस्टेड, अगर मैं नॉर्मल शब्दों में कहूँ, आपने जो है 12 करोड़ जो है 12 करोड़ इन्फ्यूज कर दिए। ठीक है, तो मतलब कि प्रोडक्टिव कैपिटल तो कितनी है? प्रोडक्टिव तो आपकी केवल 10 करोड़ है। ठीक है, प्रोडक्टिव तो आपकी जो है केवल 10 करोड़ है। 2 करोड़ आपकी क्या होगी? आपकी जो 2 करोड़ है वो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, जो कि आपका अनप्रोडक्टिव है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने मार्केट से 12 करोड़ फंड रेस कर दिया है, ठीक है, तो तुमको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको कॉस्ट तो 12 करोड़ की देनी पड़ेगी ना। 10 करोड़ कैपिटल के साथ जो कि प्रोडक्टिव है, उसके साथ साथ जो 2 करोड़ का फंड जो है आपका आइडल है, जो ढंग से प्रोडक्टिव नहीं है, इधर उधर लग गया है, रिटर्न में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी भी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, वो एक्चुअल प्रॉफिट से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो? कॉस्ट पे कर रहे हो, जबकि वो कॉस्ट कम हो सकती थी। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट, या आप कह लीजिए इतनी ज़्यादा आपने ओवर कैपिटलाइज कर ली है कि जो आइडल कैपिटल का इंटरेस्ट है उसको पे करने में आपका एक्चुअल प्रॉफिट सक्षम नहीं है, क्योंकि आइडल कैपिटल जो लगी है वो तो क्या है? अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। तो लिखा है ना, इन विच एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऑन लोन एंड पे डिविडेंड्स ऑन शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो कैपिटल बिजनेस के काम की ही नहीं है। ठीक है, रिटर्न कमाने में हेल्प नहीं कर रही है। एक्स्ट्रा कैपिटल हमेशा आपकी क्या पड़ी है? आइडल पड़ी है, और जिसके कारण आपका रिटर्न जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया है, क्योंकि आप फालतू की कॉस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। आप ये समझ रहे हो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला क्या है? हाई प्रमोशन कॉस्ट। हाई प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट।
या आप जब कंपनी बना रहे थे तो जितने पैसे की ज़रूरत थी आपने उससे ज़्यादा क्या है खर्चे कर दिए, ठीक है, बिजनेस को कैनवस करने के लिए। अंडर राइटिंग कमीशन, बहुत सारे आपके प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिए, जबकि उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने खर्चे किए, ठीक है, उन खर्चों के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न जो है वो एडिक्वेट नहीं है, हाई एक्सपेंसेस आपने कर दिए हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने प्रमोशन में खर्चा लगा दिया है, ठीक है, जबकि उतने की ज़रूरत नहीं थी। तो खर्चा आपका प्रॉफिट क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। आपने जो कंपनी की एसेट्स बाय की वो आपने हायर प्राइस पे बाय की, इन्फ्लेटेड रेट पे जो है वो बाय की, ठीक है। तो एक्चुअल रिटर्न से आपकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो ज़्यादा है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न से। सस्ते में बाय हो सकती थी लेकिन आपने महंगे में बाय की, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। कंपनीज फ्लोटेशन इन बूम पीरियड, कंपनीज फ्लोटेशन इन बूम पीरियड, ठीक है, आपने जब शेयर्स इशू किए थे उस टाइम इकोनॉमी बूम पे थी, ठीक है, आपने जब शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, तो बूम पे थी, तो प्राइसेस मार्केट में बहुत अच्छे चल रहे थे, इन्फ्लेटेड चल रहे थे, आप कह सकते हैं, मतलब कि जो मार्केट में शेयर प्राइसेस थे वो इन्फ्लेटेड चल रहे थे, ठीक है। तो दिस इज अ टाइम व्हेन रेट ऑफ रिटर्न्स आर लेस एज कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो मतलब आपने ओवर वैल्यूड पे शेयर्स वगैरह जो है वो बेचे, ओवर वैल्यूड पे, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छा है कि आपके पास कैपिटल जो है वो आपके पास ज़्यादा आ गई ओवर वैल्यूड के कारण, लेकिन आप ये सोचो जो इन्वेस्टर है, ठीक है, अब उस जिस हिसाब से उसने शेयर्स खरीदे तो उसको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा नहीं, उसका तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी अगर परसेंटेज में अर्निंग देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने ओवर प्राइस्ड पे शेयर्स जो है बाय किए हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, और ये कारण हो सकता है आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो मैनेजमेंट है उसने ढंग से डिसाइड नहीं किया, एडिक्वेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं लगाया, जिसके कारण जो है जब आपको एसेट रिप्लेस करनी है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर जो है फंड इकट्ठा नहीं हुआ, ठीक है। जब आपको एसेट पुरानी हो गई और आप जब आप एसेट क्या है, ठीक है, परचेज करने जा रहे हो तो प्रॉपर फंड इकट्ठा नहीं हुआ, या जितना फंड है उससे ज़्यादा महंगी एसेट आ रही है, ठीक है, या आप एसेट हाई प्राइस पे क्या है खरीद रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्राइस पे आप खरीद रहे हो, वही वाली बात हो गई जैसे हमने पहले एसेट की बात की थी, ठीक है, तो ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी यानी आप बांटते ही रहते हो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, आप जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटोगे तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपके पास इंटरनली जनरेटेड फंड यानी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ठीक है, तो आप फ्रेश कैपिटल इशू करोगे, ठीक है, और फ्रेश कैपिटल जो भी इशू करोगे आपको पता है कि केई हमेशा केआरई से क्या होता है, ज़्यादा होता है। केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप पढ़ चुके हो कि केई जो है केआरई से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो केई केआरई से ज़्यादा होता है, ये प्रॉब्लम है, तो ये आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस है वो बचा ही नहीं, ठीक है। और क्या गलती हो सकती है, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे तो आपने ढंग से ये नहीं कैलकुलेट किया कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आपने ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स कर लिया, ठीक है, आपने सोचा अरे बहुत अर्निंग जो है निकल कर आएगी, आपने एस्टिमेशन गलत कर लिया अर्निंग्स का, ठीक है, प्लानिंग आपने ढंग से नहीं की, राइट, और एक्चुअल में अर्निंग कम हो रही है, तो ईपीएस आपका एक्चुअल में क्या है,
घट रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स, कंपनी और पब्लिक पे क्या पड़ता है। देखो शेयर होल्डर्स की तो अर्निंग सीधे सीधे, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो सीधे सीधे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग जो है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज होगी तो आपके शेयर का प्राइस गिरेगा, कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा। ठीक है, शेयर प्राइस, क्योंकि अर्निंग कम होगी तो शेयर प्राइस गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा तो जो गुडविल है वो भी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत जो है आएगी, कंपनी के रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पब्लिक पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब ऑब्वियस बात है मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है, प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है। प्रॉफिट बढ़ाने के कारण वो ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो प्राइसेस प्रोडक्ट के हाई कर देंगे, प्राइसेस हाई कर देंगे, क्वालिटी शायद लो रह जाए, तो बैड इम्प्रेशन जो है पब्लिक पे जो है पड़ेगा और पब्लिक को लगेगा ढंग से यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कंपनी के गुडविल पे यहीं से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा साइक्लिक, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी जितने कैपिटल की ज़रूरत है उससे कम कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में अभी और अर्निंग का पोटेंशियल है, अगर आप और पैसा लगा दें तो बिजनेस और बढ़िया अर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कह लीजिए बहुत हाई प्रॉफिट जनरेट होने के चांसेस हैं, लेकिन एक्चुअल में कम हो रहे हैं क्योंकि उसमें कैपिटल कम इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो आपने एस्टिमेट प्रॉफिट का बहुत कम किया था जबकि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एडिशनल फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो और बढ़ जाएगा, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, अर्निंग और हाई हो जाएगी। अब अगर अंडर कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो क्या हो सकता है भाई, जितने प्रमोशन की ज़रूरत थी आपने उससे कम खर्चा किया प्रमोशन पे। ठीक है, आपको एसेट्स बहुत सस्ते प्राइस पे मिल गए, जो बिजनेस में आपने एसेट इन्वेस्ट किया, तो बिल्कुल जो हमने ओवर कैपिटलाइजेशन में पॉइंट्स पढ़े थे उनका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको एसेट बहुत सस्ते में मिल गए। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, आप जो है रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कम डिविडेंड बांटते हो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपने क्या है बहुत बढ़िया आपने इकट्ठा कर रखा था, तो इंटरनली जनरेटेड फंड आपके पास अवेलेबल थे जिससे आपको फ्रेश इशू की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि लोग बाहर शेयर्स लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने जब शेयर्स बेचे थे, ठीक है, तो उस समय आपका डिप्रेशन स्टेज चल रहा था इकोनॉमी का। ठीक है, तो आपने काफ़ी सस्ते में जो है वो शेयर्स बेचे थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट पे हुआ तो रिटर्न उसको अच्छा आ रहा है। डायरेक्टर्स जो है बहुत ही एफिशिएंट है, उन्होंने डिसीजन मेकिंग बहुत सही की थी, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न एकदम एडिक्वेट किया गया था। ठीक है, और आपने सीक्रेट रिजर्व्स भी क्या है बना रखे हैं, तो जो इम्पैक्ट ओवर कैपिटलाइजेशन का आता था उसके रिवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, शेयर होल्डर्स को रिटर्न बढ़ा हुआ मिलेगा, शेयर की मार्केट की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, गुडविल भी आपका क्या है इंक्रीज करेगा क्योंकि रेपुटेशन बढ़ गई है। ठीक है, हाई प्रॉफिट हो रहे हैं, वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं, कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके लिए क्या है पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ पे आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है सीक्रेट रिजर्व पे रख रखे, पब्लिक की आपकी कंपनी से बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन है। तो ये हमने पढ़ लिया है ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन।